तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी में लोकसभा के बारे में। तो संसद की कार्यवाही जैसे क्या होती है वो सब हम देख रहे थे। तो उसमें आगे का देखेंगे, जहाँ तक हमने देखा था उसके आगे, समानतः किसी कार्य दिवस में समय का विभाजन निम्न लिखित प्रकार से होता है। तो कैसे मतलब टाइमिंग होता है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, प्रश्नकाल, संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है। ठीक है, ऐसे समझिए कि सबसे पहले एक दूसरे पे क्वेश्चन करने लगते हैं ये लोग, ठीक है, ऐसे याद करने के लिए एक दूसरे पे सवाल उठाने लगते हैं। तो पहला घंटा क्या हो गया, प्रश्नकाल, याद करने के लिए। ठीक है, संसदीय कार्य दिवस जो होता है, मतलब जब वो काम संसद चलती है, उसका पहला घंटा यानी 11 से 12 बजे तक का टाइम प्रश्नकाल कहलाता है। इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संसद के जितने भी सदस्य होंगे वो मंत्रियों से सवाल पूछेंगे। इसमें इस अवधि में पूछे गए प्रश्नों को निम्नलिखित श्रेणियां होती है। तो इसकी कुछ श्रेणियां होती हैं, जैसे तारांकित प्रश्न, स्टार्ट क्वेश्चन, मतलब स्टार बना होगा। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है, मतलब जिस पे स्टार बना है तो उसका आंसर वो मतलब बोल के देंगे, ठीक है, मौखिक रूप से। और इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाने की अनुमति होती है, मतलब इस पे और ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो याद रखिए स्टार, ठीक है, स्टार देख के ऐसे याद कर लीजिए, आपने बोला वाओ, ठीक है, तो मुंह से बोल के, ठीक है, मुंह से बोल के इसके आंसर दिए जाते हैं। देखिए, जितना आप इसको ना इंटरेस्टिंग बनाएंगे पढ़ाई को, आपको उतना अच्छा लगेगा, उतना आसानी से आपको चीज़ें याद आ जाएंगी, बजाय इसको एकदम बोरिंग तरीके से पढ़ने के, तभी मन भी नहीं लगता है। तो हमेशा कोशिश करिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाने का। तो स्टार जो वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर मौखिक रूप से दिए जाते हैं, उस पर और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चन, ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप से दिया जाता है, मतलब जिस पे स्टार नहीं बना है, ठीक है, तो वो कैसा उनके आंसर कैसे लिख के देंगे। ठीक है, अभी आप लोग मतलब मान लीजिए कि स्टार नहीं बने हैं हम, कुछ मतलब हम कोई स्टार नहीं है, तो हमें पढ़ना ज़्यादा पड़ रहा है, लिखना ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसे याद कर लीजिए कि मंत्री द्वारा लिखित रूप से दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखित रूप से दिया जाना देंगे। ठीक है, इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है, मतलब इस पर वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, क्योंकि भाई लिख के दे दिया, आप पढ़ लो खुद ही आंसर। ठीक है, अल्पसूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये क्या होता है, ऐसे प्रश्नों का संबंध किसी लोक महत्व के तत्कालिक विषय से होता है, मतलब उनने शॉर्ट नोटिस पे क्वेश्चन पूछा है, तो क्यों भाई, कोई ज़रूरी बात होगी ना, तो लोक महत्व का मतलब लोक महत्व का जो प्रश्न होता है उस पर तत्कालिक विषय से रिलेटेड ये होता है। इसका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है। अब हाल पूछा है तो लिख के तो लाने में टाइम लगेगा, तो वो मौखिक उत्तर देंगे, याद रखिए। एवं इस प्रकार पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो मौखिक रूप से उत्तर दे रहे हैं तो उसके पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑब्वियसली डाउट होंगे तो उन्हें बताना पड़ेगा। निजी सदस्यों से पूछे जाने वाला प्रश्न, ऐसे प्रश्न उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है, किंतु किसी विधेयक संकल्प या सदन के किसी विशेष कार्य के लिए वह उत्तरदायी रहा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न हम पूछेंगे जैसे निजी सदस्य है कोई, तो उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मतलब वो ऐसे सदस्य होते हैं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है, किंतु किसी विधेयक संकल्प सदन के किसी विशेष कार्य के लिए वे उत्तरदायी रहे, मतलब वो किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी है, कोई विधेयक लाया है, कुछ लाया है, तो उससे प्रश्न पूछे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है। शून्यकाल क्या होता है, पहले आया प्रश्नकाल, फिर आता है शून्यकाल, 0 आवर। ठीक है, 12 बजे को से 0 लिखा होता है ना बहुत जगह, तो उसी से याद रखिए कि 0 आवर 12 से 1 बजे है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद की अवधि शून्यकाल कहलाती है। पहले एक दूसरे पे क्वेश्चन उठाए, मतलब मजाक के लिए, ठीक है, उससे याद करने के लिए प्रश्नकाल, फिर आएगा शून्यकाल 12 बजे से। क्यों, क्योंकि 12 को 0 लिखते हैं, है ना, जब 12 सुबह वाले, सॉरी रात वाले, जब हमारा 12 AM होता है। ठीक है, तो इसे याद रखिए, शून्यकाल बोलते हैं। शून्यकाल का प्रावधान संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं है। अब संसद के जो प्रक्रिया संबंधी नियम है, मतलब कैसे प्रक्रिया चलेगी, उन नियमों में शून्यकाल का प्रावधान नहीं है। इस अवधि में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं, तो इन्हें पूर्व अनुमति नहीं चाहिए। सदस्य मतलब ऐसे ही प्रश्न उठा सकते हैं, उन्हें कोई अनुमति नहीं चाहिए शून्यकाल में। अब देखिए, विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे संसद में बहुत सारे प्रस्ताव और संकल्प आते हैं। संसद की कार्रवाई का संचालन प्रस्तावों, मोशंस और संकल्पों, रिजोल्यूशंस के तहत किया जाता है। तो संसद की कार्रवाई होती है वो प्रस्तावों और संकल्पों के तहत चलती है। ठीक है, सामान्य अर्थों में वह युक्ति जो संसद को गति प्रदान करती है प्रस्ताव कहलाती है। एक तरीके की संसद को गति प्रदान करती है। हम ये प्रस्ताव लाए हैं, ठीक है, ये संकल्प लाए हैं, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। संकल्प प्रस्ताव से भिन्न नहीं होता है। जो संकल्प है वो प्रस्ताव से भिन्न नहीं होता, अपितु वो प्रस्ताव का एक रूप है। जो संकल्प है वो प्रस्ताव का एक रूप होता है।
जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होते हो उसे ही संकल्प कहा जाता है। मतलब अपने आप में जो पूरे होते हैं उनको संकल्प कहते हैं। संकल्प में मत, दृष्टिकोण, राय या उद्देश्य की प्रस्तुति होती है कि हमारा मत क्या है, दृष्टिकोण, राय या उद्देश्य क्या है। प्रस्ताव किसी मंत्री द्वारा भी पेश किया जा सकता है और किसी निजी सदस्य द्वारा भी। तो प्रस्ताव कोई भी ला सकता है, अगर पूछे तो ऐसा नहीं कि मंत्री लाएगा, निजी सदस्य भी ला सकते हैं। प्रस्तावों के टाइप्स देखते हैं। प्रस्तावों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। तो देखते हैं विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। संविधान के आर्टिकल 75 के अनुसार यह अनिवार्य है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल हो। तो ये ज़रूरी है। देखिए, मंत्रिपरिषद जो है उसे लोकसभा का विश्वास हासिल होना चाहिए, नहीं तो वो गिर जाएगी। तो वो विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की ओर से लाया जाता है लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये संविधान के आर्टिकल 75 से संबंधित है और इसे भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है कि लोकसभा, राज्यसभा, तो ध्यान रखिए सिर्फ लोकसभा में आते हैं। लोकसभा के नियम 198 के तहत इसकी प्रक्रिया बताई गई है। तो इसकी प्रक्रिया बताई गई है। इस प्रस्ताव के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। तो लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर इसे स्वीकार कर लेती है लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव को, तो उसे ये बताना जरूरी नहीं कि कारण क्या है। इसे विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। तो विपक्ष का कोई भी सदस्य इसे ला सकता है। ऐसे प्रस्ताव के पारित होने से सरकार गिर जाती, क्योंकि सरकार लोकसभा में अपना विश्वास खो देती है। तो देखिए, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सरकार पर। एक तरीके से याद रखें तो क्या है कि अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार जो है वो गिर जाएगी, क्योंकि सरकार जो है वो लोकसभा में अपना विश्वास खो देती है। इसलिए इसे बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अब निंदा प्रस्ताव क्या होता है? ये प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है, इसको भी केवल लोकसभा में ला सकते हैं। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य नहीं है। मतलब इसको भी बताना जरूर, हाँ, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। तो ये बताना पड़ता है इसमें कि आप ये क्यों स्वीकार किया गया है निंदा प्रस्ताव, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव में हमने बताया था कि ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इसमें ज़रूरी है, उन्हें कारण बताना पड़ेगा। यह भी विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, निंदा कौन करेगा? विपक्ष ही तो करती है ना। तो इसे विपक्ष के कोई सदस्य पेश करता है। समानतः प्रस्ताव किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, जिससे उसकी नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त की जा सके, ठीक है। तो ये प्रस्ताव जो है वो कोई मंत्री या मंत्रियों का कोई समूह है या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, ठीक है। एक मंत्री के विरुद्ध, एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, ध्यान रखना, जिससे उसकी नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त की जा सके। तो मतलब ये बता सकते हैं कि भाई हमें उनकी नीतियों से हम सहमत नहीं है, तो इसलिए निंदा प्रस्ताव लाते हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। प्रस्ताव यदि लोकसभा में पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है कि वे अब लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करें, ठीक है। अगर मतलब मान लीजिए पारित हो जाता है निंदा प्रस्ताव, तो मंत्रिपरिषद के ऊपर एक दबाव बढ़ जाता है कि अब वो लोकसभा में क्या अपना बहुमत सिद्ध करें। विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन क्या होता है? सदन के किसी भी सदस्य द्वारा ऐसे प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। तो सदन का कोई भी सदस्य ला सकता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। किसी मंत्री द्वारा संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के उल्लंघन की स्थिति में यह प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी संसद सदस्यों का विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो मंत्री लाता है। देखिए, निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो मंत्री जो हमारी मंत्रिपरिषद है उसको त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। देखिए, जो विशेषाधिकार प्रस्ताव है वो क्या है? किसी मंत्री द्वारा, कोई मंत्री है वो संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के उल्लंघन करता है तो क्या है, उस स्थिति में लाया जाता है, ठीक है। जब मतलब क्या होता है, सदस्य ये महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया या गलत सूचना देकर किसी मंत्री ने सदन या सदन के एक से अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, तो ये लाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? मंत्री की निंदा करना है, ठीक है। मंत्री के व्यवहार की निंदा करने के उद्देश्य यह प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जाता है। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है? किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से सदन का कोई सदस्य मंत्री के ध्यान आकर्षण के लिए यह प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकता है, ठीक है। मतलब कोई लोक महत्व का विषय है, ठीक है, जिस पर बात करना ज़रूरी है। उसमें क्या है, अध्यक्ष और सभापति की हमें पहले से अनुमति लेनी होती है। और सदन का कोई भी सदस्य, ठीक है, किसी मंत्री का अगर ध्यान आकर्षण करना चाहता है, ठीक है, तो ये प्रस्ताव लाता है। ऐसी स्थिति में मंत्री तुरंत भाषण दे सकता है, अन्यथा किसी और दिन भाषण देने के लिए समय मांग सकता है। तो मतलब हाल भी बता सकता है, बाद में भी टाइम लेके बता सकता है। अब स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? देखिए, 50 सदस्यों के समर्थन एवं पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही ये प्रस्ताव सदन में पेश किया जा सकता है।
तो इसमें क्या है, 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, ठीक है, और पीठासीन अधिकारी की अनुमति चाहिए, फिर ये लाया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है, तो कोई सदस्य ला सकता है। ये प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव दोनों में ला सकते हैं। किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन की नियमित कार्रवाई को स्थगित करना इस प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मतलब कोई भी ऐसी अविलंबनीय लोक महत्व का मामला है, तो उस पर क्या है, अगर मतलब ज़रूरी है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जाए, तो ये लाया जाता है ताकि लोक महत्व के विषय पर चर्चा हो सके, मतलब जो चर्चा हो सके, मतलब जो ज़रूरी विषय है उस पर चर्चा हो सके। प्रस्ताव यदि सदन में पारित हो गया तो नियमित कार्रवाई रोक दी जाती है। अगर मान लीजिए पारित हो गया तो जो कार्रवाई चल रही है वो रोक दी जाती है, उठाए गए मामले पर चर्चा होती है, जो मामला उठाया गया उस पर चर्चा होती है। अब देखिए कुछ बातें हैं, स्थगन प्रस्ताव में सिर्फ एक ही मुद्दे को उठाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं, मतलब आप एक ही मुद्दे के लिए स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। तत्कालिक और महत्वपूर्ण घटना को ही उठाया जा सकता है, पुरानी नहीं। घटना ज़रूरी होनी चाहिए, यानी पुरानी घटना पे आप ला रहे हैं। उठाया गया विषय लोक महत्व का हो, मतलब ज़रूरी विषय हो। इसमें ऐसे विषय नहीं उठाए जा सकते जो न्यायालय में विचाराधीन हो, संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़ा हो, सत्र में पहले चर्चा हो चुकी हो, जो अन्य प्रस्ताव से भी उठाया जा चुका हो, तो ऐसे विषय नहीं लाए जाएंगे। धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा और मतदान होता है। जब देखिए राष्ट्रपति अपना भाषण देता है तो दोनों सदनों में चर्चा होता है, वोटिंग होती है। राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया गया होता है, तो मंत्रिपरिषद उसे एक्चुअली तैयार करता है, राष्ट्रपति उसे बोलता है, जिसमें सरकार की भावी योजनाओं और कार्य निष्पादन का वर्णन होता है। तो सरकार की जो आगे की योजनाएं हैं और कार्य निष्पादन है उसका वर्णन होता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना सरकार के लिए आवश्यक है, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। अब मान लीजिए देखिए जो उनकी योजनाओं और उसको ही मतलब एक तरीके से मंजूरी नहीं मिल रही है, तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो क्या है, अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी। और देखिए राष्ट्रपति जो होता है ना, वो प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है, भाषण देता है, ठीक है। एक होता है समापन प्रस्ताव, क्लोजर मोशन। इसे कटौती प्रस्ताव जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो इसे कटौती प्रस्ताव भी बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सदन में चल रही चर्चा को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। समापन प्रस्ताव मतलब कुछ खत्म कर रहे हैं तो चर्चा को समाप्त करने के लिए। प्रस्ताव पारित होने पर चर्चा को बीच में ही रोककर संबंधित विषय पर मतदान करा लिया जाता है। समापन प्रस्ताव 4 प्रकार के हो सकते हैं, 4 टाइप के होते हैं। साधारण समापन प्रस्ताव, ठीक है, सिंपल क्लोजर मोशन। कंगारू समापन प्रस्ताव, कंगारू क्लोजर मोशन। घटकों द्वारा समापन प्रस्ताव, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स मोशन। गिलोटिन समापन प्रस्ताव, गिलोटिन क्लोजर मोशन, ठीक है। आगे का हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।